वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणु अणु है। इसका पहला ऑप्शन है He यानी हीलियम, दूसरा अणु है O2 यानी ऑक्सीजन, तीसरा Mg मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है इसका सोडियम। तो यहाँ पूछा गया है द्विपरमाणु अणु के बारे में। तो यहाँ देखो O2 जो है उसमें ऑक्सीजन के दो अणु है, तो दो परमाणु है मतलब। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन यानी O2। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इसकी गतिज ऊर्जा खालिस्तान है, यानी हमें यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए 18 जूल, ऑप्शन बी 9 जूल, ऑप्शन सी 3 जूल, ऑप्शन डी 6 जूल। गतिज ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv²। यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको। 1/2 m का मान है 2 kg और v का मान है 3 का स्क्वायर करेंगे 9। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 9 जूल। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। पहला ऑप्शन है ए पेशी, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी रुधिर। तो यहाँ देखो कौन कौन से उत्तक है। पेशी, अस्थि और रुधिर क्या है, एक प्रकार के जीवों के उत्तक है। तो यहाँ न्यूरॉन जो है वो एक तंत्रिका तंत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूरॉन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है यह ऊंचाई यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है। दूसरा ऑप्शन है यह ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन सी है यह पृथ्वी के भीतर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी है यह गहराई के साथ स्थिर रहता है। दोस्तों यहाँ देखो ऑप्शन ए जो है यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है, ये गलत है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, हर जगह बदलता है। इसके बाद ऑप्शन बी है यह ऊंचाई के साथ घटता है, ये सही राइट आंसर है इसका। इसके बाद सी जो है भीतर जाने पर बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, ऊपर और नीचे जाने पर घटता है और केंद्र पर सर्वाधिक होता है, गहराई के साथ स्थिर नहीं रहता कहीं भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊंचाई के साथ घटता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलयन का pH देखना है। ऑप्शन ए में दिया गया यह बढ़ता है, ऑप्शन बी यह समान रहता है, ऑप्शन सी यह घटता है, ऑप्शन डी इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। दोस्तों जब भी H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन का pH मान है जो घटेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह घटता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है OH द्वारा दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग इनको। एल्कोहल जो है उसका प्रकार्यात्मक समूह होता है OH। इसके बाद कीटोन, कीटोन का होता है CO। इसके बाद है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है CHO। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OH जो है वो एल्कोहल का प्रकारात्मक समूह है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉनों के लाभ से, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की हानि से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के लाभ से, ऑप्शन डी प्रोटॉनों की हानि से। दोस्तों ऑक्सीकरण जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है केवल तरल में, ऑप्शन बी गैस में, ऑप्शन सी ठोस में, ऑप्शन डी है तरल और ठोस दोनों में। तो दोस्तों गैस जो है उसमें कणों की जो तीव्र यादृच्छिक गति है वो सबसे अधिक होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि कोई परावर्तन सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? दोस्तों समय का जो सूत्र है वो बराबर होता है समय टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे। डिस्टेंस है 17 जाने में, 17 वापस लौट कर आने में, तो दूरी कितनी हो गई 34 मीटर। उसके बाद चाल दे रखी है 340 मीटर प्रति सेकंड, तो 34 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 1/10 को सोल्व करेंगे तो कितने सेकंड आ जाएंगे 0.1 सेकंड। हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 पादपों में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है जाइलम और फ्लोएम दोनों जल और खनिजों का गमन करते हैं, ऑप्शन बी जाइलम भोजन का गमन करता है, फ्लोएम जल और खनिजों का गमन करता है, ऑप्शन सी जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है, ऑप्शन डी है जाइलम और फ्लोएम दोनों भोजन का गमन करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं जाइलम जो है वो जल और खनिजों का गमन करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का गमन करता है, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवायु का उच्छेदन पुरुषों में संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है कोइटस इंटेररप्टस, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी कॉपर टी, ऑप्शन डी सर्वाइकल कैप्स। तो दोस्तों महिलाओं में जिस प्रकार से उसी प्रकार से पूछा गया है जिस प्रकार से पुरुषों में शुक्रवायु का उच्छेदन है, तो उसी प्रकार से महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ऑप्शन बी है अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक गोलीय लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, ऑप्शन डी प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पहला दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है ए बी सी वो सही है, जबकि चौथा ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र पर संपाती नहीं होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ संपाती होता है इसलिए ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 720 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक कार के ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा बल अनुप्रयुक्त बल कितना होगा? का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान दे रखा है यहाँ 80 किलोग्राम, त्वरण दे रखा है 720। 720 को 5/18 से गुणा कर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 4 बार 40 आ जाएगा,
इसके बाद इनको गुणा कर लेते हैं सभी को। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200 गुणा 80। इसको त्वरण में बदलने के लिए समय का भाग देंगे, तो यहाँ 4 का भाग लग जाएगा, तो इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 20 बार 20 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन। अब देखो दोस्तों, ब्रेक द्वारा जो लगा गया बल है वो ऋणात्मक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -4000 न्यूटन। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी है गर्भाशय अस्त्र में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भाशय अस्त्र। सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को गर्भाशय अस्त्र में रोपित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको सही तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है जिसके कारण रासायनिक अभिक्रियाओं में उनका व्यवहार भिन्न होता है। ऑप्शन बी है समस्थानिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी है समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी है समस्थानिकों की परमाणु संरचना पूरी तरह से भिन्न होती है जो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। बड़े बांधों और नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें पूछा गया था बड़े बांधों और बड़े बांधों के नियंत्रण के संबंध में। दोस्तों इसमें कुछ छूट गया है, बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ छूट गया है यहाँ पे। दोस्तों इस जगह जो वर्ड लगेगा एक बाढ़ शब्द आएगा इसमें। बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बड़े बांध का उपयोग कभी बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी है बड़े बांध बाढ़ के खतरे को नहीं बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी बड़े बांध बाढ़ की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन सी, बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए असंतुलित बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी है संतुलित बल। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असंतुलित बल। असंतुलित बल जो है वो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी फुफ्फुस, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी है कृष्णि। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस जो है वो वक्ष गुहा में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए है
अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी आंतरिक निषेचन, ऑप्शन सी परपरागण, ऑप्शन डी स्वपरागण। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलैंगिक प्रजनन जो है वो प्रजनन की ऐसी विधि है जो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क में, ऑप्शन बी मेडुला में, ऑप्शन सी अग्र मस्तिष्क और ऑप्शन डी है मेरुरज्जु। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। एक सोलेनोइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसका प्रतिरोध उच्च होता है, ऑप्शन बी इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी यह बिजली संग्रहित करता है, ऑप्शन डी इसमें अंदर लोहा होता है। दोस्तों सोलेनॉइड का चुंबक की तरह व्यवहार करने का जो कारण है वो उसके जो फेरों में प्रवाहित धारा है वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसलिए वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसलिए सोलेनॉइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी सीलियरी पेशियां। तो दोस्तों यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी सीलियरी पेशियां जो है वो वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जैसे जेली जैसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा फुलेरिन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी C60, ऑप्शन सी C6, ऑप्शन डी C0। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C60 जो है वो फुलेरिन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है। बहुत ही आसान ऑप्शन दिए गए थे, इसमें पहचानना मुश्किल नहीं हुआ इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए चालक की आकृति पर, ऑप्शन बी सामग्री की प्रकृति पर, ऑप्शन सी इससे गुजरने वाली धारा पर, ऑप्शन डी जो है वो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामग्री की प्रकृति पर। प्रतिरोधकता जो है वो उसकी सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इसमें पूछा गया है कौन सा समीकरण हाइड्रोजन अम्ल के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? इसका ऑप्शन ए दे रखा है 2Al प्लस 6HCl जो है अभिक्रिया बना के बनाता है 2AlCl3 प्लस 3H2, ऑप्शन बी Al प्लस HCl जो है अभिक्रिया करके बनाता है AlCl3 प्लस H2, ऑप्शन सी है Al प्लस HCl अभिक्रिया करके बनाता है AlCl प्लस H2। इसके बाद ऑप्शन डी है 2Al प्लस 3HCl अभिक्रिया बना करके बनाता है 2AlCl3 प्लस 3H2। दोस्तों इसमें पहचानना बहुत ही आसान होगा, यदि आप इसमें देख लें कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित है तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले ऑप्शन में हम देखते हैं दो एल्यूमिनियम के परमाणु दे रखे हैं, तो यहाँ देखो 2Al है, दो यहाँ भी दे रखा है। इसके बाद क्लोरीन को देखो कितने अणु हैं, यहाँ पे 6 है, तो इसमें भी 3 और दूनी 6, और हाइड्रोजन के 6, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो समीकरण है जो हाइड्रोजन अम्ल के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है।
दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।